मिलेगी, और रैंकिंग आपको मिलेगी तो ही क्या होगा कि आपको एक तरह से इंक्वायरीज मिलेंगी। तो क्योंकि मार्केट प्लेस में जहाँ पे हर तरह का सेलर मौजूद है, और मार्केट प्लेस में एक बड़ा एफिशिएंट सेलर भी बैठा हुआ है, मार्केट प्लेस में एक मीडियोकर सेलर भी बैठा हुआ है। तो मार्केट प्लेस से उसको इंक्वायरी मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो, और ये एक वेल स्टैब्लिश्ड फैक्टर है। अगर आप लोग 3 माह या 2 माह 1 माह से अलीबाबा के ऊपर मौजूद हैं, तो जो एक्सटेंसिव वेबिनार्स वगैरह भी होते हैं, जितने ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं, वो भी इसी टॉपिक के अराउंड होते हैं कि आप अपनी लिस्टिंग्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें। और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक क्राइटेरिया भी है कि आपकी उससे रैंकिंग होगी, और रैंकिंग होगी तो ही आपको फिर इंक्वायरीज मिलेंगी, क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश फैक्टर है कि एक किसी भी कीवर्ड के ऊपर अगर सर्च होगी तो उसका ऑलमोस्ट रफली अगर हम एक अंदाजा एस्टिमेट लगाएं तो 70% जो है वो आपका जो है टॉप के जो रिजल्ट होते हैं वो लेके जाते हैं। तो आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने लिस्टिंग के ऊपर काम किया, फॉलो किया इंस्ट्रक्शन को, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो गई, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होके आप रैंक भी हो गए। अब रैंक होने के बाद क्या हुआ कि क्लाइंट ने आपको इंक्वायरी, तो इंक्वायरी करने के बाद क्लाइंट, यहाँ पर अब आपका रोल है कि आप उसको मैच्योर करें। अगर यहाँ तक आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका मार्केट प्लेस का रोल है कि वो आपको समहाउ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करवाए, उसके बाद जो बायर हैं आपको क्वालिटी बायर के ऊपर शो करवा के आपको लिस्टिंग को सामने ले आए। अब बायर ने आपको इंक्वायरी कर दी, तो यहाँ पर फिर आपका जो है वो रोल आ गया, और यहाँ पर आपका रोल क्या है, वो आपका मेन जो यहाँ पे रोल प्ले करेगी वो आपकी कम्युनिकेशन करेगी, और उसमें भी जो आपका मेजर पार्ट होता है वो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। कि आप यूजुअली क्लाइंट क्या करेगा, वो आपको कोई मैसेज करेगा, और मैसेज से फिर आपकी बात स्टार्ट होगी। अगर वहां से आप व्हाट्सएप वगैरह पे चले गए और वीडियो की तरफ चले गए, तो उससे भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो समहाउ बेहतर हो सकती है। तो अब इसमें ये मतलब आई थिंक ये सामने की बात नजर आ रही है कि सिर्फ रैंक होना ही काफी नहीं है। रैंक होने के बाद आपको सेल्स क्लोज करना भी आना चाहिए, और सेल्स क्लोज करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी करें। तो हम इसी चीज को देखेंगे कि हम किन चीजों को देखते हुए किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो हमारा जो सेल क्लोज का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो एक चीज है वो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो मार्केटिंग में आपको सिखाया जाता है आजकल, वो आपको ये सिखाया जाता है कि आप अपने क्लाइंट का, बायर का एक पर्सोना बनाएं, कि आपका जो बायर है वो कौन है, और आप फिर उस पर्सोना के अराउंड आप जो है वो अ, अपनी जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो उसको अरेंज करें। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे अपने बायर को डिफाइन किया कि ये जो आपके बायर हैं ये यूजुअली न्यू बायर हैं। लेट्स सपोज कि आप इनको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनको क्या होता है, दे नीड असिस्टेंस, ठीक है। उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उन्हें ये समझने की जरूरत होती है कि प्रोसेस कैसे काम करता है, और एक्सपोर्ट में वो कैसे बेहतर तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं, और कैसे वो एक अच्छे तरीके से अपनी लिस्टिंग्स को भी आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि जो आपका बायर होगा वो खुद भी शॉपिफाई पे बेच रहा होगा, अमेजोन पे बेच रहा होगा, ईबे पे बेच रहा होगा, या बहुत ही अगर यूनिक केस हो तो वो फिजिकली किसी आउटलेट के थ्रू बेच रहा होगा। तो आप जब अपने बायर का पर्सोना बनाएंगे, तो फिर आप जो अपनी कम्युनिकेशन होगी आपकी, वो अपने बायर के अराउंड ही होगी कि आपके बायर को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसमें अगर आप, मैं पहले भी बारहा जितने भी मेरे सेशन हुए उसमें मैं ये फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट में ये समझता हूँ कि ये अलीबाबा के पास ये जो एक फीचर है स्मार्ट रिस्पॉन्सेज का, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में जाएं और कम्युनिकेशन में जाके वहाँ पे मैसेजेस में जाएं, तो वहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट रिस्पॉन्सेज। और स्मार्ट रिस्पॉन्सेज में आपको वहाँ पे ऑटोमेट करने की जो है ना ऑप्शन मिलती है कि आप अपनी जो मैसेजिंग है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उस स्मार्ट रिस्पॉन्सेज को आप अगर देखें तो उसमें अलीबाबा ने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्री डिफाइन किए हुए हैं। तो वो जो प्री सेल क्वेश्चन हैं, सम प्री डिफाइंड प्री सेल क्वेश्चन,
वो यूजुअली कौन कौन से हैं, आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि उनमें मेनली क्या चीजें होती हैं। उनमें सबसे पहले पूछा जाता है यहाँ पे कि सबसे पहला कंसर्न क्या है, MOQ। क्या आप एज ए सप्लायर कितने मिनिमम ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंडली उसके बाद क्या आपसे किया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जी आप सैंपल प्रोवाइड करेंगे, अगर सैंपल प्रोवाइड करेंगे तो उसका लीड टाइम क्या होगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोडक्शन टाइम जो है वो कितना होगा। उसके बाद कस्टमाइजेशन जो है वो आप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप जब जाके स्मार्ट रिस्पॉन्सेज के सेक्शन को देखेंगे तो वहां पर आपको एक एक्सटेंसिव लिस्ट मिल जाएगी क्वेश्चंस की, और यही वो क्वेश्चन हैं जो कि बायर के जहन में होते हैं और बायर उन्हीं का जवाब जो है वो आपसे चाह रहा होता है। तो सबसे पहले आप फिर यहाँ पे क्या आप शामिल कर सकते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन हो, इट मस्ट इंक्लूड्स, इट मस्ट एड्रेस द प्री सेल क्वेश्चन। इसमें जो है ना वो इन सवालात के जवाबात होने चाहिए जो कि उसके जहन में हो सकते हैं। तो जैसे मैं खुद भी अलीबाबा से सोर्सिंग कर रहा हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं भी अगर किसी सप्लायर से वहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उससे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे सारी जो इन्फॉर्मेशन है जिससे मैं फौरी तौर पे ऑर्डर करने की पोजीशन में आ सकूं वो मुझे स्ट्रेट अवे प्रोवाइड कर दे। तो मैंने उसे क्या मैसेज किया कि मुझे आप ये बताएं जी, फाइनलाइज डील मुझे आप बताएं कि XEXW प्राइस क्या होगी, DDP प्राइस क्या होगी, टाइम ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगी, पैकिंग पैकिंग डिटेल क्या होगी, नंबर ऑफ कार्टन कितने होंगे, वेट डायमेंशन, प्रोडक्ट का वेट डायमेंशन कितना होगा। प्रोडक्ट का वेट डायमेंशन और ये जो कार्टन की डिटेल है ये भी आपके लिए आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग भी आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं वो यूजुअली वो खुद भी जो है ना वो B2C कर रहे हैं, यानी कि वो eBay के थ्रू बेच रहे हैं, या वो शॉपिफाई के थ्रू बेच रहे हैं, या वो अमेजोन के थ्रू बेच रहे हैं। अच्छा, वहां पे जो इंटरनेशनली काम हो रहा है वहां पर सारी चीजें जो है ना सिस्टम के ऊपर चल रही हैं, और सिस्टम के ऊपर चलने की वजह से क्या है कि डायमेंशन और वेट की बेस के ऊपर जो फ्रेट है ना, फ्रेट चार्जेस वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। और क्योंकि ये जो आपके इंटरनेशनल बायर हैं, ये जो प्रोडक्ट आपसे लेते हैं ये ज्यादातर अपने पास भी नहीं रखते। कंपनीज हैं, आपको अगर कंपनीज का पता हो मैं आपको एक आध का बता भी देता हूँ कि इंटरनेशनली कंपनीज हैं जो कि फुलफिलमेंट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। लाइक मैं आपको एक कंपनी यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये कंपनी है, ये शिप स्टेशन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री जो है ना इनको सबमिट करते हैं, इनके पास इनके वेयर हाउस में होती है, और उसके बाद आप इस शिप स्टेशन को लिंक कर देते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ भी, शिप स्टेशन को लिंक कर देते हैं eBay के साथ भी, शिप स्टेशन को लिंक कर देते हैं अपने Etsy, वॉलमार्ट, वट जो कुछ भी है उनके साथ लिंक कर देते हैं। तो शिप स्टेशन क्या करता है, ये यहाँ पर आपको ये डिस्काउंट कूपन भी नजर आ रहे हैं USPS के, UPS के, DHL के। तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट की डायमेंशन होती है या प्रोडक्ट का वेट होता है उसके अकॉर्डिंगली शिपमेंट कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके उसको शिप कर देता है। तो जो आपका बायर है उसको आसानी रहती है अगर उसके पास ये वाली डिटेल भी हो, यानी कि आइटम की डायमेंशन, वेट की, आइटम की डायमेंशन, वेट, और बॉक्स की डायमेंशन और बॉक्स का वेट। तो आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो प्री सेल क्वेश्चन जो है ना वो आपके जो लेटर हो वो आप उसको उसमें एड्रेस करें, जो भी आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स उसके साथ हो। सेकेंडली इससे ऊपर जो है वो स्टोर रिस्पॉन्स रेट आपका जो है वो ऑलरेडी आपको पता ही है। आपको अपना जो स्टोर रिस्पॉन्स रेट है वो भी आप उसको मेंटेन करें। प्री सेल क्वेश्चन लाजमी हो, और उसके बाद इंग्लिश जो है ना वो आप वो फैंसी लैंग्वेज यूज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। फैंसी लैंग्वेज एक लिटरेचर लैंग्वेज है, वो कहीं पे भी यूज नहीं होती। यानी कि अगर आप उर्दू भी देखें तो हम लोग उर्दू भी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल डे उर्दू बोल रहे हैं। उसमें कोई हम जैसे आरिफाना तजाहिल हो गया, जैसे फाजिल हो गया, इस तरह के अल्फाज रिटन में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, नॉर्मल जो कैजुअल कम्युनिकेशन होती है उसमें आप उसको यूज नहीं करते। तो आप जो कम्युनिकेशन जो आपकी लैंग्वेज हो, इट मस्ट बी सिंपल। बजाय इसके कि आप दो सिलेबस में सेंटेंसेस को यूज करें,
आप जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स जुमले की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा आप जो है वो आपके लिए सिचुएशन को एक्सप्लेन करना जो है वो हो जाएगा। वन लाइनर एक एक सेंटेंस में एक बात को एक्सप्लेन करें, सिंपली एक्सप्लेन करें और आप उसके बाद नेक्स्ट बात को चले जाएं। तो आपका जो जो आपका रिस्पॉन्स हो वो बिल्कुल सिंपल हो और इट मस्ट बी ब्रीफ, यानी कि आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो ब्रीफ भी होना चाहिए, ना कि आप उसको एक पूरा ऐसे लिखते हैं जो कि पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो जाए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो आपको उसको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे बतानी चाहिए। सबसे पहले आपका जो है ना यूएसपी, जैसे कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे आप में से हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा हो जो कि जिसका बहुत हिस्ट्री हो, जिसकी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो। जैसे अगर किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो कह सकता है कि जी हमारी जो कंपनी है उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हम इंडस्ट्री में 10 साल से हैं या 20 साल से हैं। एक और जो है वो साहब ऐसे उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट ये हो सकता है कि वो क्योंकि वो बल्क में परचेजिंग करते हैं तो उनकी जो परचेजिंग है वो अच्छी होती है। एक और साहब है, उनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये हो सकता है कि वो मटेरियल जो है वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लो क्वांटिटी के ऊपर भी ऑफर कर सकते हैं। तो आपका जो रिस्पांस हो उसमें आप उसको यूनिक सेलिंग पॉइंट को भी इंक्लूड करें कि जैसे आप इतने साल से फर्ज करें मैन्युफैक्चरर हैं या आपकी फैक्ट्री है या आप इस कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। ये सारे आपके यहाँ से क्या करते हैं, ये आपको स्टैंड आउट करते हैं कंपटीशन से और आपको और आपके कंपटीशन में कुछ फर्क लेके आते हैं। एक अच्छी प्राइस मिलने के लिए जरूरी है कि आप नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर हो। अगर आप नॉर्मल में रहेंगे तो यानी उसके लिए ऐसा है कि अगर आप वही काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी वही मिलेंगे जो सबको मिल रहे हैं। तो आपको अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो इंटेलिजेंटली यहाँ पे बताना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, आपको क्लाइंट को जो है वो ऑप्शंस देने चाहिए। समटाइम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी आपको इंक्वायरी आई तो आप उसे कहते हैं कि जी आपसे एक पीडीएफ कैटलॉग आपने अटैच करके भेजिए और आपने कहा जी इसमें से प्रोडक्ट पिक करें और बताएं कि हम इसको कहाँ से किसको आप किस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज यूजुअली जो है ना वो आपको रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि क्लाइंट आपके पास आता है सोल्यूशंस के लिए। तो आप क्लाइंट को सोल्यूशन दें और उसको जो है वो ऑफर दें। लेट्स सपोज कि क्लाइंट ने जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी थोड़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो जैसे ही क्लाइंट को उसका प्राइस बताएं तो आप उसके साथ साथ उसे क्या करें, आप उसे एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड कर दें। तो क्लाइंट को पता चल जाएगा अच्छा ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की तरफ चाहता, मेरे इन पास एक लो क्वालिटी का आइटम भी है तो मैं उसकी तरफ भी जा सकता हूँ। सिमिलरली जो आप प्राइसिंग भी आप क्लाइंट को दें तो क्लाइंट प्राइसेस भी आप जो ऑफर करें क्लाइंट को वो EXW प्राइसेस जो है वो क्लाइंट को दें। अगर आप में से किसी को नहीं पता EXW क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सियालकोट में जो या पाकिस्तान में जो टर्म ज्यादा यूज की जाती है उसे कहा जाता है एक्स फैक्ट्री। एक्स फैक्ट्री से मुराद वो कॉस्ट है जिसमें आपकी मटेरियल की कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गई, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गई और साथ पैकिंग हो गई। बस आप इतनी लाइबिलिटी लेते हैं। तो EXW प्राइस कोड करने का आपको एडवांटेज क्या होगा कि EXW आपकी लो होगी और साइकोलॉजिकली क्लाइंट को क्या लगेगा कि आप एक रीजनेबल प्राइस कोड कर रहे हैं। EXW के अलावा आपके पास FOB है, FOB के बाद आपके पास C&F है, C&F के बाद आपके पास CIF है, उसके बाद आपके पास DDP है। तो जो आपके अमेजोन सेलर हैं उनको मोस्टली DDP रिक्वायर्ड होती है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट जो है अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्टली ड्रॉप करनी होती है तो वो DDP आपसे मांगते हैं। ये आपकी आता है EXW में आप प्रोडक्ट को पैक करते हैं, फिर उसको शिप नहीं करते, मैन्युफैक्चर करते हैं, पैक करके अपने वेयर हाउस में रख देते हैं। FOB में आप अपने उसको नियरेस्ट वेयर हाउस में, C&F में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप प्रोडक्ट दिया और उसको बायर या बायर की एक भी देते हैं। CIF में आपके बीच में इंश्योरेंस भी आ जाता है और DDP डिलीवर ड्यूटी पेड। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल शिपमेंट तो ये होती है कि जब वो पहुंचती है बायर की पोर्ट के ऊपर, बायर को उसको रिलीज करवाना पड़ता है टैक्सेस एलोकेशन। जैसे आपको भी यहाँ पर कभी आप सैंपल मंगवाएं तो इम्पोर्ट वाले क्या करते हैं, वो आपसे इम्पोर्ट ड्यूटी मांगते हैं। तो इसी तरह से वहां पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना। तो अगर आप इस शिपमेंट को एज ए DDP भेजते हैं तो
क्या होगा कि वो जो ड्यूटी भी होगी वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो जब आप प्राइसिंग के ऑप्शन पे देंगे, स्टार्ट आप EXW से करेंगे और उसके बाद आप जो प्राइसिंग के ऑप्शन पे देंगे तो वो भी आपके लिए एक अच्छा हो सकता है, एक अच्छा जो है ना आपके लिए इंसेंटिव हो सकता है। मैं माइक का 1 मिनट देख लूँ, माइक की complaint आ रही है। अच्छा जी, मैंने माइक चेंज किया है, होप कि आवाज़ जो है ना वो निस्बतन बेहतर हो रही है। तो प्राइसिंग में फिर आप यहाँ पे प्राइसिंग ऑफर करें, जब प्राइसिंग दें तो आप उसको इनिशियली जो आपको स्टार्ट करना चाहिए वो EXW से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि EXW जो है वो उसको लोएस्ट जो है ना वो साउंड करेगी। तो अलीबाबा पे आप यहाँ पे मौजूद है, तो अलीबाबा पे ना आपके यहाँ पे मार्च एक्सपो और सितंबर भी होते हैं, आपके मार्च या सितंबर इवेंट्स होते हैं। तो आप क्लाइंट को क्या करें कि जो आपका सेल्स लेटर हो उसमें आप जो है वो जो आपको रिस्पॉन्स करें उसमें आप उसको प्रमोशन भी ऑफर कर दें। प्रमोशन जो है वो कोई भी आप ऑफर करते हैं। एक सेकंड जी, आवाज़ अब बेहतर है जी? आवाज़ का ज़रा प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए साउंड का। ओके। तो मार्च एक्सपो में आपके जो एक्सपो वगैरह होते हैं, आप जो उन एक्सपो के रिलेटेड आप प्रमोशन भी लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जी 5% आप अगर उसको बाय करेंगे तो 5% डिस्काउंट उसको मिलेगा या 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जब भी आप डिस्काउंट ऑफर करें तो डिस्काउंट आपका हमेशा जो है वो टाइम सेंसिटिव होना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि आप उसको डिस्काउंट ऑफर करें तो वो साथ उसके आप डेट ना मेंशन करें। तो लेट सपोज कि आप उसको कहते हैं कि जी मैं आपको 5% डिस्काउंट ऑफर करता हूँ, तो ये जो 5% डिस्काउंट आप ऑफर करें ये 10 दिन के लिए हो या 5 दिन के लिए हो या कुछ एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए हो। इससे क्या होगा कि इसे मार्केटिंग में कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप क्लाइंट को ये वो देंगे, एक खौफ देंगे कि अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर नहीं करता तो क्या होगा कि उसका जो डिस्काउंट है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इस बात के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि वो आपसे ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो जब भी आप प्रमोशन करें तो प्रमोशन के साथ आप यहाँ पे क्या करें, फोमो लाजमी इंक्लूड करें। इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना जो लेटर है वो कंपोज करें या रिस्पॉन्स आप अपना कंपोज करेंगे तो उसमें आपका जो है वो क्लोज रेट वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी जहन में रखिएगा कि लैंग्वेज के मॉडल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं। इनमें से एक मॉडल है जिसको कहते हैं आइडा या एडा कह लें, जो भी कहते हैं। इसमें इसमें ये मॉडल जो है इसमें इसके 4 पार्ट हैं। इसमें आप कहते हैं जी अटेंशन, सबसे पहले आप अटेंशन करते हैं, ग्रैब। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट, उसके बाद आपका आ गया डिज़ायर एंड उसके बाद आ गया आपका एक्शन। मैं अभी आपको इसको इंक्लूड करके भी दिखाता हूँ कि आप इसको शामिल कैसे कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में। लेकिन बेसिकली ये मॉडल क्या रहा है कि आप सबसे पहले क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करें। सबसे पहला ये कि जो आपकी शुरू की लाइंस हों उसमें आप उसकी अटेंशन जो है ना वो ग्रैब करें। और उसके बाद जो है वो फिर आप उसको अपने जब आप उसको बताते हैं यहाँ पर आप अपना बताएंगे यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो उसमें इंटरेस्ट पैदा करेगा। फिर जब आप उसको ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन जो है वो इसमें एक तरह से क्या लेकर वो डिज़ायर को कवर करती है। और लास्ट पार्ट में आप एक्शन शामिल करें। एक्शन क्या है कि अब आप उसे बताएं कि जी पूछें उससे कि आप ऑर्डर प्लेस करना मतलब करना चाहेंगे या अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो आप उसको कर लें। अच्छा, इससे पहले ये जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ और शामिल कर लीजिएगा।
वो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव रहेगी, आप उसको ट्राई करके देखिएगा। वो है क्वेश्चन, कि आप अपना जो भी कम्युनिकेशन करें उसमें एंड में कोई क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन का बेनिफिट ये होगा कि यूजुअली आप जब क्वेश्चन आपका एंड में आएगा तो उसमें क्लाइंट आपको अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रिप्लाई कर देता है, और रिप्लाई करके क्या होगा कि कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होगी तो वो इवेंचुअली आपको ऑर्डर मेच्योरिटी की तरफ भी लेके जाना जा सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और ये भी ध्यान में रखिएगा कि सेल कभी भी क्लोज जो है वो आपको पहली मीटिंग में नहीं करनी चाहिए, या होगी भी नहीं, या एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर फर्ज करें आपको उसने पहला मैसेज किया और पहला मैसेज करने के बाद आपको उसने ऑर्डर नहीं दिया, तो आपसे शायद समझे कि ये आपकी सेल क्लोज नहीं हुई। तो आपका अलीबाबा पे भी जो आपका मेट्रिक है एक्टिव बायर का, उसमें टाइम पीरियड है, लाइक 90 डेज के अंदर अंदर अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है तो वो आपका वो एक्टिव बायर में आता है। तो आप ये जो भी आपसे ऑर्डर कर रहा है तो उसका बहुत स्मॉल भी ऑर्डर होगा, वो कितना ऑर्डर होगा, मतलब वो बहुत छोटा ऑर्डर भी होगा तो शायद आई थिंक के $3K से लेके ऑनवर्ड ही होगा। तो अगर 3K भी किसी ने इन्वेस्ट करना है तो वो उसके लिए सोचेगा। आपने अगर एक एसी भी खरीदना हो, या अगर आपने एक फ्रिज भी खरीदना हो, तो आप 5 दुकानों के ऊपर जाते हैं और 5 दुकानों के ऊपर जाके फिर आप उसमें से कोई बेहतर फैसला कर पाते हैं। तो इसी तरह से जो साहब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो उन्होंने आपसे पूछा कि वो आपके प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो जो है ना वो पूछेंगे डेफिनेटली, और वो हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम में आपका मेच्योर ना हो, एक दो मैसेजेस आपके हों। उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, और आप उसको गाइड करें। और जब आप उसको गाइड करेंगे क्लाइंट को, तो इवेंचुअली वो आपसे ही ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो रिस्पॉन्स रेट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमें यहाँ पे आती है दुश्वारी, वो यहाँ पे दुश्वारी हमें ये आती है कि हमारा यहाँ पे जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है लैंग्वेज का। कि ठीक है, आपने ये सब चीज़ें तो देख ली, लेकिन अब आप इस सब को जो आपने सुना, या आप जो हमने बताया आपको, इसको आपने एक्चुअली जो है वो किसी ढालना है जुमलों में, और आपने बताना है कि कैसे ये सारी चीज़ें कवर की जाएं। तो उसके अब थोड़ा सा मामला आपके लिए एक तरह से आसान ही है। अगर आप में से किसी को स्टिल नहीं पता, तो आपके पास एक एआई लैंग्वेज मॉडल अवेलेबल है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसका नाम है चैट जीपीटी। तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अब जो अपने भी कम्युनिकेशन के जितने भी आपके वो हैं लेटर्स वगैरह या रिस्पॉन्सेज वगैरह, वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको एक दो मैसेज कंपोज करके दिखाता हूँ, जिसमें मैं इवन लैंग्वेज मॉडल को भी इंक्लूड कर लूँगा। और चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए आपका बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, आपने यहाँ पे टाइप करेंगे chat.openai.com/chat। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपसे वो साइन अप पूछेगा। मैं क्योंकि ऑलरेडी साइंड अप हूँ, तो यहाँ पे वो मुझे फिर भी मुझे कह रहे जी आप दोबारा लॉगिन करें, तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। सेशन मेरा एक्सपायर हो गया, लॉगिन कर रहा हूँ, और लॉगिन करके मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, और कंटिन्यू विद गूगल करके यहाँ से मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ। तो साइन इन होने के बाद इसकी स्क्रीन आपके सामने इस तरह से आएगी। इसमें आप रिटर्न में कोई किसी भी तरह का कंटेंट जो है वो चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं। थोड़ा सा आपको बीच में इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करनी पड़ेगी डेफिनेटली। ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इससे कोडिंग भी करवा सकते हैं। आप अगर कोई आप आइडिया चाहिए आपको, लोग बुक्स पे लिखवा रहे हैं, आउटलाइंस हैं, किसी भी तरह का कंटेंट जो है वो आपके लिए ये लिख सकता है। तो इसमें आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट क्या है कि जी आप यहाँ पे कहते हैं राइट। राइट से आपने उसे अब आपने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि आप राइट करवाना चाह रहे हैं कुछ। क्या राइट करवाना चाह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि रिप्लाई टू अ क्लाइंट हैविंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हैविंग फॉलोइंग क्वेश्चंस कर लें। तब आपने उससे क्या कहा कि जी मुझे एक रिस्पॉन्स लिखवाना है, और
वो रिस्पॉन्स मुझे किस एक क्लाइंट के लिए लिखवाना है, उस क्लाइंट के पास ये सवालात हैं। तो यहाँ पर मैं, आपके क्लाइंट ने आपको कुछ मैसेज लिखा होगा, आप पूरे का पूरा मैसेज भी जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और क्लाइंट का पूरा मैसेज करेंगे, साथ थोड़ा सा और इंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो आपको लिख के दे देगा। मैं अब आपको यहाँ पे एक एज्यूम कर रहा हूँ एक मैसेज, और मैसेज एज्यूम करके फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे टाइप करे। तो ये हमने एक मैसेज एज्यूम किया कि क्लाइंट ने हमें ये मैसेज किया था, अब हम उनसे कह रहे हैं कि इसका रिप्लाई लिख दो। मैंने इसको एंटर किया तो उसने आपको लिख दिया, डियर क्लाइंट, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर लेदर जैकेट्स, वी अप्रिशिएट you reaching out to us. As an Amazon seller, we strive to provide high quality product and excellent customer services. अच्छा, अब ये लिख रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप नोट कर लें, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये मिस्टेक कर गया। मैंने उसे कहा था कि जो बायर है ना वो अमेजोन सेलर है, मैं अमेजोन सेलर नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल फिर भी आप देखें, एक अच्छा लेटर जो है वो यहाँ पे लिखा गया। अच्छा, इसमें अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अब इसको आप मजीद रिफाइन कर लें। अच्छा, इसने यहाँ पे ये देखें आपको बताया इंसर्ट योर MOQ। तो आपने क्या करना है, अगर फर्ज करें आप इसी लेटर को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो अब आप इसको कॉपी करके और यहाँ पर आप अपना MOQ लिख देंगे। तो इसी तरह से बाकी भी आपको जहाँ जहाँ अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी तो वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन एंटर कर देगा। तो ये देखें, इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन वी डू ऑफर सर्टेन कस्टमाइज ऑप्शन फॉर आवर लेदर जैकेट। These can include variations in color, size, certain design elements depending on the specific style and this and this। तो ये काफ़ी बेहतर है। अब इसको हम जो है ना वो मज़ीद बेहतर करते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जी इसको रीराइट करवाते हैं। अब आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया है, क्लाइंट जो है ना वो करना चाह रहा है सेल, हम नहीं करना चाह रहे, तो वो जो आपका है आ गया। यहाँ पे फिर आपको जो है ना थोड़ा सा ये पॉइंट आ गया डिफरेंट थोड़ा सा। तो इसको आप चाहें तो खुद एडजस्ट कर लें, या आप इसको दोबारा राइट करवा सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स आपका कंपोज कर रहा है। अगर इसको जनरेट स्टॉप करना तो यहाँ पे स्टॉप करवा लें। अब फिर आप इसको रीराइट करवा लें। अब आप उसको कहते हैं मेक इट ब्रीफ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो रहा है। अब उसने क्या किया, अब थोड़ा सा उसको स्मॉल कर दिया। अब हम उसे कहते हैं कि आइडा को फॉलो करो, जो राइटिंग मॉडल है उसको फॉलो करो। तो अब अटेंशन के लिए उसने क्या कहा जी, लुकिंग टू सेल लेदर जैकेट्स ऑन Amazon। Interest, we understand your desire to start journey on Amazon and offer guidance of your ventures। Desire आ गया, action आ गया, and remember आ गया। ठीक है। अब अब आप चाह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, हम जहाँ पे जब डिस्कस करके आए थे तो हमने पॉइंट्स लिखे थे कि ये पॉइंट्स आपके लेटर में होने चाहिए। तो आप उसको या तो बता सकते हैं, या फिर आप उसको अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इनको शामिल करवाते हैं उससे। यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं चैट जीपीटी को, और अब उसे कहते हैं, दोबारा एक प्रॉम्प्ट देते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे आगे आंसर एंड ऑल्सो ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर a limited time and in the end write a relevant question। तो अब इसको मैंने दोबारा इंस्ट्रक्शन दी, तो अब इसको जो है ना उसने दोबारा लिख दिया जी, एक्शन आ गया एंड नाउ हियर इज अ रेलेवेंट क्वेश्चन। तो अब उसने सवाल उससे क्या पूछा, व्हाट इज योर प्रेफर्ड टाइमलाइन फॉर लॉन्चिंग योर अमेजोन जैकेट कलेक्शन ऑन अमेजोन। तो ये देखिए, ये ऐसा सवाल है कि क्लाइंट अगर आपसे काम नहीं भी करेगा तो वो आपको जवाब देगा इसके बारे में। अच्छा, अब इसने क्योंकि इसको हेडिंग्स में किया हुआ है, तो अब हम इसको चाहें तो हम इसको लास्ट नेम में जो है वो अ, दोबारा कर सकते हैं। अब इसको कहते हैं जी, हम इसको रीराइट the same response but as a formal letter। अच्छा, आप अगर चाहें तो जब जब भी आप लिख रहे होते हैं ना, तो आपकी टोन होती है, जैसे आप बोलते भी हैं तो कोई साहब होते हैं जो बड़े गुस्से में बोल रहे होते हैं, उनकी एग्रेसिव टोन होती है। तो इसी तरह से आपकी राइटिंग की भी टोन होती है, उसे कहते हैं टोन ऑफ वॉइस। तो आपकी राइटिंग की भी टोन ऑफ वॉइसेस हैं, जिसमें एक टोन ऑफ वॉइस है आपकी परसुएसिव, जिसमें आप किसी को आप कह लें कि परसुएसिव का डायरेक्ट मतलब तो ये हो गया उकसाना है, मतलब, लेकिन ये कि आप उसको इस तरह से लेटर लिखते हैं, रिस्पॉन्स लिखते हैं कि वो आपको आपके डिजायर्ड एक्शन की तरफ आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, तो मैंने उसे कहा कि परसुएसिव टोन ऑफ वॉइस में लिखो। तो अब वही जो लेटर है वो आपका जो एज ए जो है वो फॉर्मल लेटर में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इस रिस्पॉन्सेज जो है वो लिखवा सकते हैं, और थोड़ा सा इन रिस्पॉन्सेज को आप यूटिलाइज करते हुए आप अच्छे जो है रिस्पॉन्सेज कंज्यूम कंपोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल कि आप भाई, आपकी वॉइस नहीं आती। सॉरी जी। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, मैंने आपको ये रिस्पॉन्स जो है वो कंपोज करके दिखाया। तो एंड में मैं आपको ये कह रहा था कि आप इस रिस्पॉन्स को कंपोज इसी तरह से करेंगे, लेकिन करके आप इसको थोड़ा सा डेफिनेटली पढ़िएगा, पढ़ के फिर कंपोज कीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि आप इसमें यहाँ पे ये शामिल कर दें, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये आपने अपने लिखा, आपने किसी एआई मॉडल से लिखवाया या किसी आपने किसी राइटर से लिखवाया है। तो इसको आप फॉलो करके आई थिंक कि ये आपकी राइटिंग की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक जो है वो सॉर्ट आउट कर सकता है। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। हमारा सेकंड पार्ट है कि अब जो हमें पेमेंट्स में मसले आते हैं, हम उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो पेमेंट के लिए आपके पास मैं आपको दोबारा वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ और वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको साथ इलस्ट्रेट भी कर दूँ। तो लेट मी ओपन वाइट बोर्ड। तो इस करंटली इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे पिक्चर, तो वो ले सकता है।
ओके जी, पेमेंट में आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो इसमें सबसे पहले तो आपका वायर ट्रांसफर है आपका, क्लाइंट आपको वायर ट्रांसफर कर दे, इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं। और लेकिन वायर ट्रांसफर में प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इसमें बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो आपके जो ई कॉमर्स बायर होते हैं वो यूजुअली 4 होते हैं। बल्कि अब तो हम लोग भी यहाँ पे जो है वो इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हमें जो है हमारा टाइम बचे, इसीलिए हम लोग भी कहीं जाते भी हैं तो वक्त लेके जाते हैं। तो वायर ट्रांसफर में क्योंकि बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो वो नए बायर्स के लिए जो है वो सेटअप होता है, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लाइक अगर बिजनेस अकाउंट है, किसी बिजनेस को पेमेंट करनी है तो बिजनेस अकाउंट हो तो लेकिन ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। वायर ट्रांसफर के बाद आप क्लाइंट से जो पेमेंट ले सकते हैं उसमें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उससे वेस्टर्न यूनियन ले लें। ये जो वेस्टर्न यूनियन है, वेस्टर्न यूनियन क्लाइंट उसको जो है वो पे कर सकता है आपको अपने प्रेमिसेस में अपने कार्ड को यूज़ करते हुए। लेकिन इसको प्रेफर नहीं करते क्लाइंट, और यूजुअली जो है ना वो इससे बचना ही चाह रहे होते हैं। तो वेस्टर्न यूनियन में आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं पेमेंट के। एक, आपका क्लाइंट अगर थोड़े से एडिशनल पैसे पे करे तो पेमेंट आपको फौरी तौर पर मिल जाती है, और अगर वो एडिशनल पैसे ना स्पेंड करे तो फिर आपको 2 से 3 दिन में पेमेंट मिल जाती है। आपको वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में जाकर वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्लाइंट, क्योंकि ये क्लाइंट का कंट्रोल नहीं होता, इंटरनेशनली जो मामला चलते हैं वो हर जगह इसी तरह से चलते हैं कि बीच में एक मीडिएटर होता है, जैसे फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सारे मीडिएटर होते हैं। इनकी मौजूदगी में लोग कारोबार करना जो है वो आसान, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि वेस्टर्न यूनियन में उनको एक तो अकाउंट बनाना पड़ता है, अकाउंट बना के उनको पेमेंट सेंड कर देते हैं, पेमेंट के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, डिलीवरी वगैरह को इंश्योर नहीं कर पाते वो, तो इसलिए वो इससे थोड़ा सा चाहते हैं कि इससे बचा जाए। सेकेंड ऑप्शन आपके पास इसी तरह की, इसी कैटेगरी में आपके पास अवेलेबल है, जिसका नाम है मनीग्राम। मनीग्राम भी मोर और लेस सेम है। समझ लें कि मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन में वही फ़र्क है जो आपका अस्करी बैंक में या अल्फला बैंक में होगा। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग का तरीका का वही है। एक आपको नंबर मिलेगा, जब आपको सेंड करेगा वो आप जाएंगे रेलिवेंट ऑफिस में, जाके आप उसको पेमेंट को कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है रेमिटली की। रेमिटली का फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो सकती है। इसमें आपको वो अभी बता दे रहा है कि इस एक्सचेंज रेट के ऊपर आपको पेमेंट मिलेगी, और इसका तरीकाकार ये है कि क्लाइंट बैंक डिपॉजिट करेगा, आप कैश पिकअप भी कर सकते हैं, और इसमें आपके पास ये वाले बैंक जो हैं वो अवेलेबल हैं, नया पे, एमसीबी, सादा पे, और डायरेक्ट आप इनमें जो है पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों जो आपके मेथड मैंने आपको बताए, ये क्लाइंट के लिए जो है वो सेट ऑफ है। क्लाइंट थोड़ा सा ना इनसे आपको हेजिटेट ही करेगा। वहाँ पे जो इंटरनेशनली लोग प्रेफर कर रहे हैं वो पेपॉल को प्रेफर करते हैं ज़्यादा। उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें एक ऑप्शन है टू चेकआउट, शायद आपने नाम सुना हो। अभी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं तो ये टू चेकआउट है जी। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। है ये भी डिजिटली, और बेसिकली ये आपका P2C पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप ना एक इनवॉइस कस्टम कस्टम अमाउंट भी आप क्लाइंट से ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने अगर $1000 लेना है या $2000 लेना है तो वो भी आप इससे ले सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको अकाउंट सबमिट अपना सेटअप करना पड़ता है। इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आपकी वाजिया हो, आपकी रिटर्न पॉलिसी हो, शिपिंग पॉलिसी आपने लिखी हो, एक प्रॉपर आपका ऑनलाइन स्टोर सेटअप हो। तो अगर आप इन सब इंफॉर्मेशन के साथ जब टू चेकआउट के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं और आपका अकाउंट वो अप्रूव कर दें, तो आपका क्लाइंट आपको पेपॉल यूज़ करते हुए भी पेमेंट कर सकता है, और आपका क्लाइंट आपको डेबिट कार्ड यूज़ करते हुए भी पेमेंट कर सकता है। तो ये जो पेमेंट्स हैं, बाद में फिर आप अपना यहाँ पे पाकिस्तानी अकाउंट लिंक करते हैं, तो पाकिस्तानी अकाउंट लिंक करके आप उसको रिसीव कर लेते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ऑथोराइज
की। Authorize.net भी आपका जो है वो एक टू चेकआउट के जैसा ही अकाउंट है, एक सर्विस है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर में, और ऑनलाइन स्टोर के जरिए से फिर आप पेमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर से अगर आप पेमेंट लेंगे तो वो आपकी हेलो आतिफ भाई, सॉरी टू कट यू, आवाज थोड़ी सी लो आ रही है, चैट बॉक्स में भी लोग थोड़े स्लो हो रहे हैं। मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं देखता हूँ, दोबारा करता हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, Authorize.net का मैं बता रहा था आपको। तो Authorize.net का जो ये भी आपका टू चेकआउट के जैसा है कि आप इसमें भी जो है वो पेमेंट इसको लिंक करते हैं अपने ई-कॉमर्स स्टोर के साथ, और आप इसमें पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये भी आपको प्रोविजन देता है कि अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो तो आप क्या कर सकते हैं, बल्क में भी एक बड़ी अमाउंट भी अगर आप रिसीव करना चाहें तो वो भी आप इसको यूज़ करते हुए रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद है जी आपके पास एक है Payoneer.com। Payoneer.com तो आपका रिकमेंडेड है कि आपको सबके पास होना चाहिए एज एन एक्सपोर्ट पर्सन। Payoneer.com पे जब आपका अकाउंट बनता है तो ये आपको 5-6 करेंसीज में आपको अकाउंट देते हैं। हर करेंसी में आपके पास एक वर्चुअल बैंक अकाउंट मिलता है। वो जो वर्चुअल बैंक अकाउंट है पेयोनियर को आप ईबे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और पेयोनियर को आप जो है वो उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं, अमेजोन के साथ भी लिंक कर सकते हैं, फाइबर में भी यूज़ हो जाता है, अपवर्क में भी यूज़ हो जाता है। तो पेयोनियर एक ऐसा आपका पेमेंट मेथड है जो कि आपका एक्सटेंसिवली यूज़ होगा, और आपको अब अच्छे एक लार्ज नंबर ऑफ बायर जो हैं वो इसके ऊपर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्लाइंट अपना क्लाइंट पेमेंट मेथड जो मर्जी यूज़ करे। अगर वो बैंक से भी चाहे तो आपको डायरेक्ट अपने बैंक के, जैसे आपके पास नेट बैंकिंग की ऐप होती हैं वैसे आपके नेट बैंकिंग की ऐप में लॉग इन होगा। पेयोनियर से आपको जो वर्चुअल बैंक अकाउंट मिलेगा आप उसको वो बैंक अकाउंट देंगे और क्लाइंट आपको पेमेंट सेंड कर देगा। तो पेयोनियर रिकमेंडेड है कि ये आप सबके पास होना चाहिए लाजमी। उसके बाद है जी आपके पास यहाँ पे वाइज भी पेयोनियर की जैसी सर्विस है, और वाइज अकाउंट भी आपको यहाँ पे ये मुख्तलिफ करेंसीज में आपको अकाउंट देते हैं। यूरो में हो गया, यूके में यूरो में हो गया, जीबीपी हो गया, यूएस डॉलर हो गया, और पाकिस्तान में राइट नाउ पर्सनल अकाउंट अवेलेबल है। तो पर्सनल अकाउंट को यूज़ करते हुए आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं क्लाइंट्स के जरिए, क्लाइंट से। और ये भी एक आपका मेथड अवेलेबल है लाइक पेयोनियर। अच्छा, इसके बाद आप जहाँ पे कर सकते हैं पेपॉल अकाउंट अगर आप सेटअप करना चाहें तो पेपॉल अकाउंट भी आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट रूट चूज करना पड़ेगा। यूके में आप कंपनी खोल सकते हैं अपनी पाकिस्तान में रहते हुए, एलटीडी आप खोलते हैं, और वो आपकी उसके लिए जैसे हमारे यहाँ पे चैम्बर है आपका, तो वहाँ पे एक उनकी जो है वो ये वेबसाइट है कंपनी हाउस डॉट gov.uk, और यहाँ से आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। और स्टार्टिंग अ कंपनी, रनिंग अ कंपनी, क्लोजिंग अ कंपनी, यहाँ से आप इवन अगर किसी कंपनी को फाइंड भी करना चाहें तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप लिखें लेदर, तो आपको वो तमाम कंपनी मिल जाएंगी जिनमें लेदर का नाम यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखेंगे एक कंपनी है लेदर के नाम से, और रजिस्टर्ड है जी, और पीपल इसमें कौन कौन से हैं अभी शो नहीं कर रहा। बेनिफिशियल ओनर कौन है जी, इसका बेनिफिशियल ओनर जोसेफ ड्रेक, मिस्टर पॉल टॉवर एंड इसी तरह से बहुत से पाकिस्तानीज ने यहाँ पे कंपनी खोल रखी है। अगर आप भी चाहें तो आप भी यहाँ पे कंपनी ओपन कर सकते हैं। इस कंपनी को यूज करते हुए आप जो है वो पेयोनियर अकाउंट भी, सॉरी, वाइज अकाउंट भी सेटअप कर सकते हैं। जो वाइज अकाउंट आपका सेटअप होगा पाकिस्तान में, जब आप वाइज अकाउंट सेटअप करते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट सेटअप होता है, लेकिन अगर आप यूके से जो अपना वाइज अकाउंट सेटअप करेंगे तो वो बिजनेस अकाउंट आपका सेटअप होगा। तो ये जो है आपका इसको यूज करते हुए कंपनी सेटअप होगी। फिर अब ये देखें, ये आपकी जो है ना, ये यहाँ पे लाहौर से कोई साहब हैं जिन्होंने ये कंपनी जो है वो खोली। तो देखें नेशनलिटी पाकिस्तानी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस भी पाकिस्तानी। तो आप एक वर्चुअल एड्रेस खरीदते हैं और यहाँ पे जाके एक कंपनी खरीदते हैं, फिर जाके वाइज का अकाउंट बनाते हैं। आप इस पे ईबे अकाउंट भी बना सकते हैं यूके का,
फिर आप उसके ऊपर पेपॉल अकाउंट भी बना सकते हैं और पेपॉल को आप यूज़ कर सकते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। और यूके की कंपनी जब आप सेटअप करते हैं तो आपको वहाँ पे 86 प्रॉबेबली 80 प्लस जो है ना आपको वैट एग्जाम्पशन भी मिलती है। तो पेपॉल के लिए आप इस रूट को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं अवेलेबल तो फिर मार्केट में, वैसे मैं इसको मतलब ऑफिशियली हम रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो कि पेपॉल पेमेंट आपकी रिसीव करते हैं और आपको थोड़े कम के ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट दे देते हैं। वो भी सर्विस अवेलेबल है, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है कि आप अपने जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके ज़रिए पेमेंट ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे fiverr.com के ज़रिए भी पेमेंट ले सकते हैं। क्लाइंट के लिए बड़ा इजी है, आप यहाँ पे एक कंपनी बना लें, फिर मैन्युफैक्चरर की एक सर्विस बना लें और क्लाइंट को कहें कि वहाँ पे जाके उसको यूज़ करते हुए पे कर दें, तो आप fiverr.com से भी पेमेंट ले सकते हैं। इसी तरह से upwork.com के ऊपर भी आप पेमेंट ले सकते हैं। upwork.com पे यहाँ पर आपको वो एक ऑप्शन देते हैं जिसे वो कहते हैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका ये फ़ायदा है कि एक तो उसमें जो कमीशन है वो कम है, और दूसरा उसमें ये है कि क्लाइंट को अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। तो क्लाइंट के लिए अकाउंट बनाना जो है ना वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम है, उससे क्लाइंट आपके थोड़े जाते हैं, उनको थोड़ा इससे बचते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि क्लाइंट को आप स्ट्रेट अवे यहाँ से आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, ईमेल जाएगी, क्लाइंट उसको लॉगिन करेगा, अपना कार्ड यूज़ करेगा और आपको पे कर देगा और आप पेमेंट रिसीव कर लेंगे। फीस सारी जो है 3% उसकी फीस है, आप उसको भी रिसीव कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास पेमेंट मेथड हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो जो दो पार्ट्स हैं हमारे डिस्कशन के वो हमने आज किए, एक कम्युनिकेशन था और दूसरा पेमेंट के रेलिवेंट था। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मैं अवेलेबल हूँ। ओवर टू यू मार्गरेट। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो चैट बॉक्स भी ओपन है और Q&A सेक्शन भी ओपन है, आप पूछ सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है तो भाई? जी, आवाज़ ठीक है आपकी। अच्छा, एक चीज है, एक पेमेंट मेथड्स आपने अभी बताए थे भाई, वो काइंडली चैट बॉक्स में लिस्ट डाउन कर दें फॉर एवरीवन, ताकि थोड़ा सा जो है वो। मैंने टाइप कर दी। थैंक यू। तो किसी का कोई और क्वेश्चन वगैरह है रिलेटेड टू कन्वर्जन और सारी चीज़ें? आई नो थोड़ा सा जो क्या कहते हैं आज का टॉपिक था और आज का जो सेशन था वो बेसिकली थोड़ा सा न्यू लर्निंग्स और उसकी तरफ ज़्यादा था, ठीक है, रादर देन अकाउंट सिचुएशन और सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई कैप्सूल भी शेयर कर सकते हैं, रादर अगर आपको कोई इशू आया हो कम्युनिकेट करते हुए या whatever the scenario is, जो आपके साथ पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है वो भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उसको रेलेवेंट है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो। जी जी, अब क्लियर है। ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा गुजरा है जिसके अंदर आपको कोई कम्युनिकेशन में इशू हुआ हो या कन्वर्ट करने में क्लाइंट को कोई इशू हुआ हो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि जो है वो हम सजेशन आपको उसके हिसाब से दे सकें। अच्छा, आपने आई गेस होस्ट एंड पैनलिस्ट को सारे पेमेंट लिंक शेयर कर, मैं कर देता हूँ। जी, ये पेमेंट के जितने भी वो थे वो सारे शेयर कर दिए। वो आप देख सकते हैं। बाकी ये है कि क्वेश्चंस के लिए हम जो है वो 4 से 5 मिनट वेट करेंगे, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अच्छा, डू यू वांट टू आंसर आतिफ भाई? मार्केट ट्रैफिक इंडेक्स का क्वेश्चन आया है, हाउ टू इंक्रीज मार्केट ट्रैफिक इंडेक्स। आप करें इसको।
ओके। अच्छा, बेसिकली मार्केट ट्रैफिक इंडेक्स में जो है वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि गेज हो रहे होते हैं। पहले ये होता था कि स्टार रेटिंग के अंदर सिर्फ KWA कैलकुलेट हो रहा होता था, बाकी जो मार्केटिंग के पैरामीटर्स हैं वो कैलकुलेट नहीं हो रहे थे। तो अब एक मार्केट का पूरा एक ट्रैफिक इंडेक्स बन गया जिसके अंदर जितने भी मार्केट पैरामीटर्स हैं अलीबाबा के वो कैलकुलेट हो रहे होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो आपके आपके शोकेसेस के पॉइंट होते हैं कि आपने अपने सारे शोकेसेस यूटिलाइज किए हुए हैं या नहीं किए हुए। आप जो RFQ हैं वो तकरीबन जो है वो 14 RFQs मंथली सेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 14 में ये होता है कि आपको 20 पॉइंट उसके मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो 90% से ज़्यादा है, क्योंकि वो भी आपकी एक मार्केट करता है बेसिकली। 90% से ज़्यादा होता है तो आप हाईली रिस्पॉन्सिव होते हो, और जो अलीबाबा की वेबसाइट है उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ग्रेटर देन 90% अगर कोई भी फिल्टर लगा के सर्च करना चाहेगा रिस्पॉन्स टाइम, तो आप फिर वहाँ पर डिस्प्ले होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो उसके अलग 30 पॉइंट्स होते हैं, तो 30 और RFQ के 20, ये आपके पास 50 पॉइंट्स हो गए। इसी तरह 10 पॉइंट्स होते हैं आप अगर वीडियोस लगा लेते हो, 5 वीडियोस 5 प्रोडक्ट में वीडियोस लगा लेते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, तो वो काउंट हो जाता है, या 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। और उसके बाद जो है वो आपके पास इसी तरह जो है वो ये आपके टोटल हो गए 60 पॉइंट्स, और 10 पॉइंट आपके जो है वो एक चीज़ के और होते हैं वो मैं भूल रहा हूँ। तो ये ऑर्गेनिकली बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर आपको जो है वो 70 पॉइंट्स टोटल मिल जाते हैं। तो 70 पॉइंट से ये होता है कि एटलीस्ट आपकी 3 स्टार जो है ना वो मेंटेन होती है। पहले 3 स्टार के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब 3 स्टार के लिए भी रिक्वायरमेंट है कि आपको 70 पॉइंट्स ऑफ मार्केट ट्रैफिक इंडेक्स एटलीस्ट चाहिए। अगर आपके सारे पैरामीटर जो बाकी हैं, कन्वर्जन रेट, एक्टिव बायर्स, पोटेंशियल टॉप प्रोडक्ट और स्टोर रिस्पॉन्स राइट, सब 3 स्टार पे हैं, लेकिन मार्केट ट्रैफिक इंडेक्स 70 पॉइंट्स नहीं है, तो आप 3 स्टार पे नहीं जा सकते। बाकी उसके अलावा ये कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए मार्केट ट्रैफिक इंडेक्स के लिए, या 4 और 5 स्टार पे जाना है। ठीक है, या आपका ऑर्गेनिकली अकाउंट बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया है तो आप फिर KWA यूज कर सकते हो। ठीक है, KWA यूज करोगे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा, और उसका उसके इन रिजल्ट आपकी स्टार रेटिंग और जो ये सारी चीज़ें हैं उसके भी पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे। तो होपफुली जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आतिफ भाई एक क्वेश्चन आया हुआ है इन चैट कि ही वांट टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स इन UAE, तो आपका कोई ओपिनियन इसके ऊपर? जी, अभी ये जो आपका है ना, पहले तो जो राउट था उसका ये था कि आपको यूएई में कंपनी सेटअप करना पड़ती थी, और वो बड़ा महंगा राउट था। लेकिन अभी ये है कि आपके पास अगर आप पाकिस्तान से बैठ के अमेजोन का अकाउंट सेटअप कर लें तो आपको यूएई का मार्केट प्लेस भी मिल जाता है, आप यूएई में सेल कर सकते हैं। और उसमें आपको वहाँ पर एफपीए भी अवेलेबल है उनका। आप उनके वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेज दें और यूएई में आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सकती हैं। तो अमेजोन से अच्छा आपको कोई ऑप्शन नहीं है यूएई में बेचने के लिए। अगर आप वो दूसरा पाथ लेंगे, कंपनी खोलें, फिर वहाँ से आप एक अपना एक वो कॉमर्स के ऊपर स्टोर खोलें, उसको मार्केट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे। तो ई कॉमर्स अगर आपने स्टार्ट करना है तो आई इन माय ओपिनियन जो है वो अमेजोन बेस्ट ऑप्शन है कि पाकिस्तान से बैठ के आप अकाउंट बनाएं यूएई का, प्रोडक्ट सिलेक्शन करें और उसको यूएई में भेजें और उसको सेल करें। रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट ने किया, आई थिंक उसका शायद सारा खर्चा जो आया वो 30 से 35 हज़ार आया एक प्रोडक्ट उन्होंने सेलेक्ट करके, तो वो भेजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही माजिद। माइक का थोड़ा इशू है, अब क्लियर है? जी अब क्लियर है, अब क्लियर है। ओके, सो आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम जो है वो सेशन एंड करते हैं यहीं पर ही। सो थैंक यू सो मच आतिफ भाई, जी काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था आज। एंड थैंक यू सो मच आप सबका भी कि आप लोगों ने ज्वाइन करा, और होपफुली जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज आप लोगों को। एंड अगर कोई और आप लोग की रिक्वेस्ट वगैरह भी हुआ करे किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप हमारे साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सेंट्रलाइज ईमेल शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपकी अगर कोई सजेशंस वगैरह हैं या हम इन सेशंस को कैसे बेटर कर सकते हैं वो है, तो आप जो है वो ज़रूर हमारे साथ अपनी सजेशन शेयर कर दीजिएगा।
ये मैंने आपके साथ ईमेल शेयर कर दी है, और आतिफ भाई की भी डिटेल आपके सामने आ रही हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो होपफुली हम लोग जो है वो अपने जो सेशन है वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, और जो है वो उनको बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू अगेन, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह